तो आज हम लोग एमएससी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, संख्यात्मक विश्लेषण। ऐसा आपने बीएससी में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। बीएससी के सेकेंड ईयर में आपने संख्यात्मक विश्लेषण करके टॉपिक पढ़ा होगा, एक पेपर होगा। तो वैसा ही उसी का कह लो कि एक्सटेंशन है एमएससी में, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है। सो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए ये ऑप्शनल चूज करना बड़ा ही फेवरेबल रहता है। हाँ, इसमें कैलकुलेशंस थोड़े होते हैं, इसलिए कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा आपको कि आप लोग भी साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो और उनसे इनके कैलकुलेशंस कर सकते हो। पेपर में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है ना। पेपर में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप वहाँ से मतलब अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर। ओके, बुक है, जेपीएच की बुक आती है, जेपीएच की बुक आती है, स्टडीज इन, जेपीएच की बुक आती है स्टडीज इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, स्टडीज इन न्यूमेरिकल एनालिसिस बाई डी.एस. चौहान, दिलीप एस. चौहान, परेश व्यास एंड विमलेश सोनी। ठीक है, डी.एस. चौहान, परेश व्यास एंड विमलेश सोनी की बुक आती है जेपीएच की। ठीक है, जेपीएच पब्लिकेशन की बुक है ना। तो इस बुक से हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनको यूनिट वाइज इन्हें बांट देता हूं। फर्स्ट यूनिट में आपको कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। आपने जब ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो हिंदी में पढ़ा होगा कि बीजीय एवं अबीजीय समीकरणों के हल, बीजीय एवं अबीजीय समीकरणों के हल। इसमें कुछ मेथड आपने पहले आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो एक बाइसेक्शन मेथड, द्विभाजन विधि, एक रेगुलर फॉल्सी मेथड, मिथ्या स्थिति विधि, एक आइट्रेशन मेथड, पुनरावृत्ति विधि, और एक न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, ये 4 विधियों को आपने पहले पढ़ा होगा। हम लोग उसके आगे के मेथड्स पढ़ेंगे एमएससी में। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटेंड कर दिया गया है एमएससी में। तो एमएससी में फर्स्ट यूनिट में आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में मैट्रिक्स का, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको यूनिट 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट 2 है वो चैप्टर नंबर 3 है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और कंप्लीट करना चाहते हो तो ये चैप्टर 3 है, एंड प्लस एक पार्ट आता है चैप्टर 2 में 2.11।
चैप्टर 2 में 2.11 का जो सेक्शन है, इस एक सेक्शन से, ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाता है। बट ये थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, बट इसमें 3 मेथड होते हैं, ठीक है, और उन्हीं 3 मेथड से एक क्वेश्चन बन जाता है। उन्हीं 3 मेथड से एक क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा, इसके मेथड थोड़े से लेंदी और बड़े होते हैं, तो खैर हम लोग इसे भी देख लेंगे, इसे भी देख लेंगे। तो ये है पॉलिनोमियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के लिए ये मेथड होता है। तो यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 3 में होता है, यूनिट 3 है, ठीक है, अलजेब्राइक आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम। अलजेब्राइक आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम्स। अलजेब्राइक आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से आता है अलजेब्राइक आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम से, और एक क्वेश्चन आता है चैप्टर 5 से, कर्व फिटिंग एंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फंक्शंस। अप्रॉक्सीमेशंस ऑफ फंक्शंस, ये है चैप्टर नंबर 5। एक क्वेश्चन आता है चैप्टर 4 से और एक क्वेश्चन आता है चैप्टर 5 से, ठीक है। एक क्वेश्चन चैप्टर 4 से आता है और एक क्वेश्चन चैप्टर 5 से आता है। एंड यूनिट 4 और यूनिट 5, यूनिट 4 और यूनिट 5, ये दोनों यूनिट्स जो है सिर्फ एक सिंगल चैप्टर नंबर 6 से आते हैं। यूनिट 4 में solution of a numerical solution of initial value problem। numerical solution of initial value problems, ठीक है। initial value problems के numerical solutions, ये यूनिट 4 होता है, जो 6.1 से लेकर मोस्टली 6.7 तक चलता है, ठीक है। जो 6.1 से 6.7 तक जाता है। एंड यूनिट 5 है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ये 6th चैप्टर में ही आता है, और 6th चैप्टर में ये सेक्शन या सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 6.9 में है। पूरा का पूरा 5th यूनिट 6th चैप्टर का एक सेक्शन है 6.9। 6th चैप्टर का एक सेक्शन है 6.9, और उस 6.9 के 4 सब सेक्शंस हैं, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3 एंड 6.9.4। तो ये पूरा सिलेबस है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। एक बच्चे ने कहा सर क्लीन नहीं दिख रहा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, चीजें आपको क्लियरली नहीं दिख रही ऊपर। आ रही हैं, सही दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब होगा कि शायद उस बच्चे के यहाँ नेटवर्क इशू होगा कुछ, तभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। कोई बात नहीं, शायद उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अब हो गया सर, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये 5 यूनिट्स हैं। अब रही बात कितने दिन का टॉपिक है,
कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो कुछ नहीं, तो मैक्सिमम अगर 5 days a week क्लास हो और रेगुलर क्लास हो तो 1.5 महीने तक में ख़त्म हो जाना चाहिए टॉपिक। ठीक है, 1.5 महीने तक में ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ, थियरी बता दूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा दूं, एक आध एग्जाम्पल करवा दूं, फिर आपको क्वेश्चन करने को दूं, आप लोग उन क्वेश्चन को करो, तब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो आप, क्योंकि ये तो देखो अप्लाइड टॉपिक है, और जब भी टॉपिक अप्लाइड होता है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस टीचर तो नहीं कर सकता, प्रैक्टिस तो स्टूडेंट को खुद करना पड़ता है। टीचर अगर समझा दे कि भाई इस टाइप के प्रॉब्लम को इस तरीके से करना होता है, एक दो प्रॉब्लम करके दिखा दे कि भाई इस तरह से होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व, और फिर 5 प्रॉब्लम करने को दे, तो अगले बच्चे को उन 5 प्रॉब्लम्स को करना चाहिए। अगर वैसे आप करते हो तो फिर जल्दी ख़त्म होगा, है ना? समझे? तो आशा है कि आप लोग वैसा करोगे, क्वेश्चन करने को दूंगा तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यस सर, ठीक है। तो ये यूनिट से मिटा दूं इन्हें बच्चों। ओके, चलो तो हम लोग अब यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, है ना? यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। यूनिट 1 मतलब चैप्टर 2। तो पहले मैं उस चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो मेथड्स जहाँ से शुरू होते हैं, उनकी बात करेंगे। ओके, सो यूनिट 1, सॉल्यूशन ऑफ algebraic and transcendental equations। ठीक है, पहले मैं इनके बेसिक डेफिनेशंस की बात करता हूँ कि, ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक टर्म्स के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग मेथड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन किसे कहते हैं? If fx is a function in variable x, then if fx is a function in variable x, then fx is equal to 0 is called an equation in x. fx is equal to 0 is called an equation in x। ठीक है, तो जिन इक्वेशंस की हम लोग बात करते हैं उसमें ये fx is equal to 0 is called an equation in x। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन किसे कहते हैं? अलजेब्राइक इक्वेशन मतलब बीजीय समीकरण। अलजेब्राइक इक्वेशन या बीजीय समीकरण किसे कहते हैं?
एन इक्वेशन fx बराबर 0 इज कॉल्ड algebraic equation. Algebraic equation if it can be expressed as, it can be written explicitly as, if it can be written explicitly as a polynomial in x. ठीक है, x में कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल x³ माइनस 3x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एक अल्जेब्राइक इक्वेशन है. ठीक है, इज एन अल्जेब्राइक इक्वेशन. ये एक अल्जेब्राइक इक्वेशन हुआ. ठीक है, तो ऐसा कोई भी इक्वेशन fx बराबर 0 जैसा कोई इक्वेशन जिसमें fx को एक पॉलिनोमियल इन x के फॉर्म में लिखा जा सके, तो ऐसा इक्वेशन अल्जेब्राइक इक्वेशन कहलाता है. कोई भी पॉलिनोमियल आप यहां पे रख सकते हो. ठीक है, अल्जेब्राइक इक्वेशन. अल्जेब्राइक इक्वेशन के बाद आता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन कौन से टाइप का है? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कैसा होता है? तो जो अल्जेब्राइक नहीं होता, इसमें एक्सपोनेंशियल के टर्म आ जाएं, लॉगरिथमिक के टर्म आ जाएं या ट्रिगोनोमेट्री के टर्म आ जाएं, जिस इक्वेशन में इस टाइप के टर्म्स आ जाएं उन्हें हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, एन इक्वेशन fx equals to 0 is called transcendental equation. Transcendental equation if it contains transcendental functions. Transcendental functions such as exponential, logarithmic और trigonometric functions. तो जिस इक्वेशन में फंक्शन इस टाइप के टर्म्स रखता होगा उसे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहते हैं. ऐसे इक्वेशन को ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं. जैसे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का एग्जांपल क्या हो गया? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया जैसे 2 sin x माइनस e रेज टू पावर x बराबर 0. 2 sin x माइनस e रेज टू पावर x बराबर 0. x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस x बराबर 0. तो इस टाइप का कोई भी इक्वेशन होता है वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाता है. इस टाइप का कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंशियल के टर्म आ जाएं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के टर्म आ जाएं या फिर लॉगरिथमिक टर्म आ जाएं या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाएं, उसे हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं. एक बच्चे ने कहा हिंदी मीन्स है इस इक्वेशन का सर. ट्रांसेंडेंटल को देखो, अल्जेब्राइक जो होता है उसको हम लोग बीजीय समीकरण कहते हैं. ठीक है, अल्जेब्राइक इक्वेशन को बीजीय समीकरण कहते हैं और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जो अल्जेब्राइक नहीं होते हैं. इसीलिए ट्रांसेंडेंटल का अपना तो हिंदी में कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल को हिंदी में जब कहा जाता है तो अबीजीय कहा जाता है. जैसे इसे अल्जेब्राइक को बीजीय कहा गया
तो ट्रांसेंडेंटल को अबीजीय समीकरण कहा जाता है। मतलब जो समीकरण बीजीय समीकरण नहीं है उन्हें अबीजीय समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, जिन समीकरणों में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन कॉट इनके टर्म्स आते हों, या फिर a की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म आते हों, या फिर लॉगरिथमिक लॉग जिसके अंदर आता होगा इक्वेशन में, उस टाइप के इक्वेशन को ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन या अबीजीय समीकरण कहा जाता है। आई बात समझ में? उस टाइप के इक्वेशन को ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन या अबीजीय समीकरण कहा जाता है। हिंदी में तो अबीजीय ही कहा जाता है इन्हें, समझ गए? अबीजीय कहा जाता है। लिख लिया हो तो मिटा दूं? हाँ बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लो इसको। डन सर, डन, ओके, लिख लिया बच्चों ने? अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा हो तो वो नो लिख सकता है, ताकि पता चले कि हाँ भाई किसी बच्चे ने अभी तक लिखा नहीं है। ठीक है, नहीं तो डन सर, अगर सारे बच्चे डन सर कहेंगे और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नो सर बोलेगा, तो पता कैसे चलेगा कि भाई किसी ने नहीं लिखा हो। अब जैसे क्लास चल रही होती थी तो क्लास में तो सामने बच्चे बैठे होते हैं तो दिख जाता है कि भाई ये बच्चा भी लिख रहा है, बट यहाँ पर तो नहीं दिखेगा कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, है ना? तो इसीलिए बता दिया करना अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो, है ना? वैसे इनके वीडियो तो आपको मिल ही जा रहे होंगे, तो इस कारण से वीडियो तो मिल जाएंगे, तो आप जो कुछ थोड़ा बहुत अगर छूट भी जाए तो आप वीडियो के थ्रू आप उनको लिख सकते हो, वो तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये आपने देखा कि इक्वेशन किसे कहते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन किसे कहते हैं और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किसे कहते हैं। समीकरण, बीजीय समीकरण और अबीजीय समीकरण क्या होते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले डेफिनेशन पे, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, अगला डेफिनेशन है सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन, समीकरण का हल। ठीक है, समीकरण का हल। तो समीकरण का हल या सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन fx is equal to 0, fx is equal to 0 is to find those values of x for which fx बराबर 0। ठीक है, for which f of x बराबर 0, f of x बराबर 0। ठीक है, मतलब किसी समीकरण fx बराबर 0 का हल, ठीक है, x के उन मानों को ज्ञात करना होता है जिनके लिए fx बराबर 0 हो जाता हो, जिनको x की जगह रखने पर समीकरण का मान LHS का मान 0 के बराबर हो जाता हो, RHS के बराबर हो जाता हो। ठीक है, such values of x are called, such values of x are called roots of fx बराबर 0। x के उन मानों को हम लोग fx बराबर 0 के 0 का मूल कहते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ fx बराबर 0। ठीक है, ऐसे मानों को
ठीक है, उसका मूल कहा जाता है। रूट्स को हिंदी में मूल कहते हैं। रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0 मतलब एफ एक्स बराबर 0 का मूल कहा जाता है। ओके, अच्छा, इसीलिए आप कह सकते हो कि जाई इज अ रूट ऑफ, जाई एक ग्रीक लेटर होता है, नॉर्मली हम लोग जाई ही लिखते हैं, तो जाई इज अ रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स की जगह जाई रख दो तो एफ ऑफ जाई बराबर 0 हो जाए। इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ जाई बराबर 0 हो जाए। कोई भी नंबर एफ एक्स बराबर 0 का रूट या मूल कब होगा? जब एक्स की जगह उस नंबर को रखने पर एफ ऑफ जाई बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग रूट या मूल कहते हैं। समझ गए? रूट या मूल कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि एवरी algebraic equation of degree n has n and only n roots. ठीक है, n and only n roots where n is a positive integer. आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहलाता है ये, ठीक है, बीज गणित का मूलभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहलाता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है कि n डिग्री के किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो रूट्स रियल हो चाहे नॉन रियल कॉम्प्लेक्स हो, बट होंगे एग्जैक्टली n। या आप पहले भी जानते हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो और केवल दो रूट्स होंगे। ठीक है, भले ही दोनों बराबर हो जाएं लेकिन रहेंगे तो दो ही। ठीक है, 3 डिग्री के इक्वेशन के 3 और केवल 3 रूट होते हैं। 4 डिग्री के इक्वेशन के 4 और केवल 4 रूट्स होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। इसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये भी आप जानते हो कि इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। इनके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, संयुग्मी जोड़े में होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर मतलब संयुग्मी जोड़े में होते हैं। एक अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। एक अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। सो complex roots of an algebraic equation complex roots of an algebraic equation always occur in pairs. इसका मतलब हुआ कि जो भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, वैसे तो कॉम्प्लेक्स लिखा गया है लेकिन कॉम्प्लेक्स की जगह अगर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स लिखते तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि जो भी रियल होता है वो सब के सब तो कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। ठीक है, जो भी रियल होते हैं वो सब के सब तो कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बट कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हो सकते हैं जो रियल ना हो, जैसे आयोटा, 1 प्लस आयोटा, वो सब नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अवास्तविक सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ एन अलजेब्राइक इक्वेशंस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। अकर मतलब होते हैं,
ठीक है, अकर मतलब होते हैं। तो इसका मतलब कि किसी भी बीजीय समीकरण के अवास्तविक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं, सम्मिश्र मूल जो होते हैं, वो हमेशा संयुग्मी जोड़े में होते हैं। संयुग्मी जोड़े का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज ऑल्सो अ रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होगा। एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट इसका अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होगा। ठीक है, तो अगर आपका समीकरण है बीजीय समीकरण और n डिग्री का बीजीय समीकरण है तो उसके n रूट्स तो पक्का होंगे। ठीक है, n रूट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर उसमें से कोई रूट अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स हो जाए, अगर कोई रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो जाए तो उसके लिए उसके पास एक और रूट होगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। इसको लिख लो। ये तो बात हुई रूट्स की कि भाई रूट्स कहते किसे हैं, रूट्स कब बनता है। ठीक है, कितने डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन या अलजेब्राइक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, और नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स किस तरह से आते हैं। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स किस तरह से आते हैं, इनको लिख लो। लिख भी लिया, बच्चे ने कहा लिख लिया। अच्छा, यस सर, डन। चलो ठीक है, हो गया, डन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि रूट्स का क्या मतलब है और किस तरह से रूट्स बनाए जाते हैं, पॉलिनोमियल के, अलजेब्राइक के या ट्रांसेंडेंटल के, किसी के भी। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। देखो, यदि इफ xi is a root of an algebraic equation fx बराबर 0, देन अगर जाई एक रूट है अलजेब्राइक इक्वेशन fx बराबर 0 का, देन x माइनस जाई इज अ फैक्टर ऑफ fx। x माइनस जाई इज अ फैक्टर ऑफ fx। अगर जाई रूट बन जाता है fx बराबर 0 का, तो जाई x माइनस जाई उसका एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, x माइनस जाई उसका एक फैक्टर हो जाता है। जाई अगर रूट है तो x माइनस जाई फैक्टर हो जाता है। आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है fx को जब आप x माइनस जाई से डिवाइड करते हो, भाग देते हो, ठीक है, एक fx को जब आप x माइनस जाई से डिवाइड करते हो तो आपको एक दूसरा आपको फैक्टर मिलेगा qx और एक कुछ रिमाइंडर मिलेगा r। ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा r। इसको आप कह सकते हो कोसेंट मतलब भागफल,
और ये कहलाता है रिमाइंडर या शेषफल। आपने पढ़ा ही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल, ऐसा पढ़ा होगा आपने। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इस टाइप से पढ़ा होगा, ठीक है। और जब एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से, एक बहुपद को एक बहुपद से भाग देते हैं तो जो शेषफल मिलता है, जो रिमाइंडर मिलता है, इसकी डिग्री हमेशा ही डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। तो अगर आप x माइनस जाई से भाग दे रहे हो तो जो रिमाइंडर मिलेगा उसकी डिग्री इसकी डिग्री से कम होगी। इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है, इसकी डिग्री 0 होगी। अब ये देखो हर x के लिए ट्रू होता है, तो आप जानते हो कि जब आप x की जगह जाई रखोगे तो ये तो रूट है ना, x की जगह जाई रखोगे, ठीक है। अगर जैसे ही आपने कहा कि जाई एक रूट है, तो यदि जाई एक रूट है, रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0, जैसे ही जाई एफ एक्स बराबर 0 का रूट होगा वैसे ही एफ ऑफ जाई बराबर 0 हो जाएगा। यही तो रूट का डेफिनेशन था ना, जैसे ही जाई एफ एक्स बराबर 0 का रूट होगा एफ ऑफ जाई बराबर 0 हो जाएगा। एफ ऑफ जाई बराबर 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स एक्स की जगह जैसे ही जाई रखोगे, सो एफ ऑफ जाई बराबर जाई माइनस जाई इंटू क्यू ऑफ जाई प्लस आर, ऐसा ही होगा। x की जगह जाई रख दिया, जहां जहां x दिखा वहां वहां जाई रख दिया। तो देखो जाई तो एफ एक्स का रूट था, तो एफ ऑफ जाई बराबर 0 हो गया, तो एफ ऑफ जाई बराबर 0 हो गया, जाई माइनस जाई 0 इंटू क्यू ऑफ जाई 0 हो गया, आर बराबर 0 हो गया। आर बराबर 0 होते ही एफ एक्स बराबर बन गया x माइनस जाई इंटू क्यू एक्स। आर बराबर 0 होते ही एफ एक्स बराबर बन गया रिमाइंडर, जैसे ही शेषफल 0 हुआ, ठीक है, वो तीसरा टर्म हट गया और ये इसके बराबर हो गया। अगर एफ एक्स को इन दोनों बहुपद को मल्टीप्लाई करने के बाद पाया जा सकता है, इसका मतलब दोनों ही एफ एक्स के फैक्टर है, दोनों ही एफ एक्स के फैक्टर हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि x माइनस जाई इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ जाई 0 होता है, जब भी एफ ऑफ जाई 0 होता है या जाई एफ एक्स बराबर 0 का रूट होता है, तो x माइनस जाई एफ एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे ही जाई एफ एक्स बराबर 0 का रूट होगा वैसे ही x माइनस जाई, ठीक है, वैसे ही x माइनस जाई एफ एक्स का फैक्टर हो जाएगा। एक बच्चे ने सही कहा है, कलन विधि है ना, कलन विधि डिवीजन एल्गोरिदम कहलाता है ना। बच्चे ने पूछा है सर जेड वाई का मान कुछ होता है क्या, जेड वाई क्या है, जाई बोलना चाहते हो क्या आप, जाई, अच्छा जाई का मान ऐसा होता है, जैसे आप लिखते हो ना, जैसे ए लिखते हो, हिंदी में इंग्लिश में ए लिखते हो तो उसको ही ग्रीक में अल्फा लिखते हो, उसी टाइप से पी की जगह वहां पर बीटा हो जाता है, ठीक है, सी की जगह गामा हो जाता है, डी की जगह डेल्टा हो जाता है, ऐसे ही ई की जगह एप्सिलॉन हो जाता है। तो वैसे ही एक टर्म आता है यहाँ पर जाई। तो ये मान कुछ नहीं होता है, जाई का मान लो आपने बहुपद लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब इसके जीरोज की बात करेंगे, इसके रूट की बात करेंगे, तो जाई बराबर 1 और जाई बराबर 2, ये दोनों इसके रूट हैं। जाई बराबर 1 और जाई बराबर 2, इन दो इसके रूट हैं। तो जाई का मान तो इस समीकरण पे डिपेंड करेगा कि आपका इक्वेशन कैसा है, ठीक है, उसके रूट कौन से होंगे, उसके रूट को ही हम लोग जाई के नाम से डिनोट कर रहे हैं। बाकी जाई एक लेटर है ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है, वो जस्ट एक लेटर है जाई।
जैसे अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते थे, बट हर जगह शुरू से जाई लिखा हुआ आ रहा है शुरू से ही, तो हम लोग भी उसी कन्वेंशन को, उसी नोटेशन को फॉलो करते जाते हैं और हम लोग भी जाई लिखते जाते हैं। और कोई खास इसमें कोई मतलब नहीं है कि जाई की जगह अगर आपने टी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जाई बस एक नोटेशन है जो शुरू से यूज होता आ रहा है, इसीलिए हम लोग भी यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो ये हुआ कि जैसे ही जाई रूट बनता है किसी बीजीय समीकरण का, वैसे ही x माइनस जाई उसका एक फैक्टर, उसका एक भाजक बन जाता है। भाजक या फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड हो जाता है। उसके बाद if the factor x minus xi appears once, if the factor x minus xi appears once, then x minus xi, then x minus xi is, then xi is called a simple root। ऐसे रूट को हम लोग सिंपल रूट कहते हैं। जिस रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है वो एक बार ही आता है, तो ऐसे रूट को सिंपल रूट कहा जाता है। सिंपल रूट ऑफ f(x) बराबर 0। जिस रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर एक बार ही आए तो उसे हम लोग सिंपल रूट कहते हैं। ठीक है? हाउएवर सिंपल रूट, ठीक है, हाउएवर मतलब चाहे जो हो, इफ f(x) बराबर x माइनस जाई, इफ f(x) बराबर x माइनस जाई की पावर m इंटू जी एक्स, x माइनस जाई की पावर m इंटू जी एक्स, देन जाई इज कॉल्ड a multiple root with multiplicity m, called a multiple root with multiplicity m। तो जाई को हम लोग मल्टीपल रूट विथ मल्टीप्लिसिटी m कहते हैं। ठीक है, जाई को ऐसे कहा जाता है। जैसे कि इस वाले इक्वेशन में देखो, इस वाले इक्वेशन में जाई बराबर 1 सिंपल रूट है, जाई बराबर 2 सिंपल रूट है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको एक ही फैक्टर मिलेगा x माइनस 1 का और एक ही फैक्टर मिलेगा x माइनस 2 का। तो x माइनस 2 का एक ही फैक्टर आया है तो 1 सिंपल रूट है, x माइनस 2 का एक ही फैक्टर आया है, एक ही बार आया है, appears once, एक ही बार आया है, तो ये भी सिंपल रूट है। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 या जाई बराबर 1 जाई बराबर 2, ये दोनों ही सिंपल रूट है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो कि भाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? इसको आप कह सकते हो x माइनस 1 का क्यूब बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसके जो फैक्टर्स हैं इसमें x माइनस 1 का पावर 3 है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जाई इज इक्वल टू 1 इज अ मल्टीपल रूट। ये एक मल्टीपल रूट होगा ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3। इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है? 3। 3 बार आया ये फैक्टर अगर 3 बार आया है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। ठीक है, अगर ये फैक्टर 3 बार आया है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। तो एक एग्जाम्पल ये वाला देख सकते हो और एक एग्जाम्पल ये वाला देख सकते हो।
दो एग्जाम्पल, एक तो सिंपल रूट का एग्जाम्पल देख लिया और एक ऐसा रूट मल्टीपल रूट का एग्जाम्पल देखा जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। जिस रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलने वाले फैक्टर का पावर 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, x माइनस जाई का पावर 1 से ज्यादा होगा तो वो मल्टीपल रूट कहलाएगा, और जितना पावर होगा वो उस मल्टीपल रूट की मल्टीप्लिसिटी होगी। और अगर पावर 1 होगा तो वो सिंपल रूट कहलाएगा, ठीक है, अगर पावर 1 होगा तो वो सिंपल रूट कहलाएगा। समझ गए? तो सिंपल रूट और मल्टीपल रूट, ये दो डेफिनेशन हो गए। रूट्स इस दो टाइप के हो गए, है ना, सिंपल रूट और मल्टीपल रूट्स। एक बच्चे ने कहा सर प्रीवियस पॉइंट को साफ कर दो। इसको साफ कर दूं? ऊपर वाले को, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। लो, प्रीवियस पॉइंट को साफ कर दिया। एक एग्जाम्पल यहां देख लिया, एक एग्जाम्पल यहां देख लिया, तो बीच में जगह मिल गई। तो यहां पर एक तीसरा एग्जाम्पल देख लो कि यदि एफ एक्स बराबर मैंने ऐसा ले लिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, मैंने ऐसे कोई एक फंक्शन ले लिया। देन इक्वेशन इज एफ एक्स बराबर 0। अब इस इक्वेशन के रूट कौन कौन से होंगे? फिर जाई बराबर 1 इज अ सिंपल रूट, क्योंकि ये वाला फैक्टर एक ही बार आया है। जाई बराबर 2 इज अ मल्टीपल रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, और जाई बराबर 3 इज अ मल्टीपल रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3। जिसका पावर 2 है उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, जिसका पावर 3 है उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। जिसका पावर 2 है उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, और जिसका पावर 3 है उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। तो ये सिंपल रूट और मल्टीपल रूट समझ गए? सिंपल रूट और मल्टीपल रूट समझ गए? यस सर, लिख लिया? ओके, लिख भी लिया। अब देखते हैं कि इनसे जुड़ा हुआ पॉइंट है। If xi is a simple root of fx बराबर 0, if xi is a simple root of fx बराबर 0, then f of xi बराबर 0, but f dash xi is not equal to 0। अगर जाई किसी एफ एक्स बराबर 0 का, किसी इक्वेशन का, किसी समीकरण का सिंपल रूट है, तो एफ ऑफ जाई तो 0 होगा ही क्योंकि रूट है, लेकिन उसका डेरिवेटिव जाई पर 0 नहीं होगा। अगर जाई सिंपल रूट है तो एफ ऑफ जाई बराबर 0 होगा, लेकिन एफ डैश जाई बराबर 0 नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा भी मैं बता देता हूं, दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूं कि if xi is a root with multiplicity m, if xi is a multiple root of multiplicity m, then
मल्टीप्लिसिटी m वाला मल्टीपल रूट है, ठीक है, देन f ऑफ जाई बराबर 0, f डैश जाई बराबर भी 0 होगा, f डबल डैश जाई बराबर भी 0 होगा। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक m माइनस 1 टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करोगे तब तक 0 होगा। लेकिन जैसे ही m बार डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे ही m बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 नहीं होगा। m बार जितनी मल्टीप्लिसिटी है उतनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो जाई पर 0 वैल्यू नहीं देगा, उसके पहले तक देगा, ठीक है, उसके पहले तक देगा। लेकिन जितनी बार करोगे, ठीक है, जितनी उसकी मल्टीप्लिसिटी है उतनी बार करने पर नहीं देगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? बड़ा सिंपल सा रीजन है, आप देख सकते हो आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसानी से देख सकते हो। एग्जाम्पल्स तो सब आपने लिख ही लिया होगा, है ना। नीचे वाला एग्जाम्पल मिटा दूं बच्चों? यस सर, ओके सर। तो देखो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो इस चीज को। देखो जो सिंपल रूट है, जो सिंपल रूट है, मान लो कि मैं पहले वाले पॉइंट की बात करूं कि भाई जाई सिंपल रूट है, तो सिंपल रूट है मतलब x माइनस जाई अकेला पावर 1 होगा, एक ही फैक्टर होगा, ठीक है, ये एक ही बार आएगा, अपीयर्स ओनली वंस, ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर होगा वो कोई qx होगा, ऐसा ही बनेगा। अगर ये कब होगा? अगर जाई इज अ सिंपल रूट ऑफ fx बराबर जी, सिंपल रूट है। तो अगर fx बराबर इतना है तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो? f डैश एक्स बराबर x माइनस जाई इंटू क्यू डैश एक्स, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस q ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस q ऑफ x। अब जब f डैश जाई करोगे, x की जगह जाई रखोगे, तो ये तो जाई माइनस जाई 0 हो गया, जाई माइनस जाई 0 हो गया, क्यू डैश जाई चाहे जो मर्जी हो, जाई माइनस जाई तो 0 हो गया, प्लस क्यू ऑफ जाई। और क्यू ऑफ जाई 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू ऑफ एक्स में भी अगर क्यू ऑफ जाई भी 0 होता तो x माइनस जाई का एक फैक्टर तो इसमें भी होता। अगर q ऑफ जाई 0 हो जाता तो जाई qx का भी एक रूट हो जाता, और अगर जाई qx का एक रूट हो जाता तो x माइनस जाई qx का भी फैक्टर होता। तो फिर fx के फैक्टर में x माइनस जाई का पावर 1 कैसे होता? उसका पावर तो ज्यादा हो जाता। तो इसी कारण से ये 0 नहीं हो पाएगा। दिस इंप्लाइज f डैश जाई बराबर q ऑफ जाई नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? तो अगर ये सिंपल रूट है तो डेरिवेटिव इसका उस पॉइंट पर 0 नहीं होगा। और मल्टीपल रूट है, अगर मान लो एफ एक्स बराबर x माइनस जाई की पावर m इंटू क्यू एक्स है, जहां पर q ऑफ जाई इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q ऑफ जाई इज नॉट इक्वल टू 0, लिखना चाहो तो यहां भी लिख लो q ऑफ जाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो एफ एक्स बराबर इतना है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा x माइनस जाई की पावर m इंटू क्यू डैश एक्स प्लस m इंटू एक्स माइनस जाई की पावर m माइनस 1 क्यू ऑफ x। ऐसा ही हुआ ना? अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे जाई पर तो क्या होगा? जाई माइनस जाई 0 इंटू क्यू डैश एक्स प्लस m इंटू ये भी जाई माइनस जाई की पावर m माइनस 1 0 इंटू क्यू ऑफ जाई, x की जगह जाई। आप बताओ 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है। f डबल डैश x करोगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, f डबल डैश x करो, क्या होगा? x माइनस जाई की पावर m इंटू क्यू डबल डैश एक्स प्लस इसका दूसरे साइड से करोगे तो m इंटू एक्स माइनस जाई की पावर m माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ x,
ठीक है, इंटू क्यू डैश ऑफ एक्स। ये फर्स्ट वाले फैक्टर का u इंटू वी फॉर्मूला लगा लिया फर्स्ट वाले टर्म में। सेकेंड वाले टर्म में क्या होगा, m इंटू एक्स माइनस जाई की पावर m माइनस 1 इंटू क्यू डैश ऑफ एक्स प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस जाई की पावर m माइनस 2 इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब देखो, जैसे ही आप x की जगह जाई रखोगे, जाई माइनस जाई ये टर्म भी जीरो, जाई माइनस जाई ये टर्म भी जीरो, जाई माइनस जाई ये टर्म भी जीरो, और जाई माइनस जाई ये टर्म भी जीरो। ये जीरो होता जाएगा जब तक अंत में ये पावर में से ये जब m बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये सारे टर्म्स आगे आ जाएंगे और यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो जब m बार डिफरेंशिएट करोगे तब जाकर यहाँ पर आपको नॉन जीरो वैल्यू आएगी। दिस इंप्लाइज f डबल डैश जाई बराबर जीरो। दिस इंप्लाइज f डबल डैश जाई बराबर जीरो। तो m बार करने पर अगर मल्टीप्लिसिटी m है तो f ऑफ जाई भी जीरो होगा, f डबल डैश जाई भी जीरो होगा, f डैश जाई भी जीरो होगा, f डबल डैश जाई भी जीरो होगा। m माइनस 1 टाइम्स तक डिफरेंशिएट करने पर जीरो मिलेगा जाई पर, m टाइम्स करने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे समझ गए होगे, नहीं समझे होगे ये लास्ट वाला, तो आप क्या काम कर सकते हो, आप m बराबर 2 रख लो, m बराबर 3 रख लो, m बराबर 4 रख लो और चेक कर लो। m बराबर 2 रख लो तो देखो एक बार डिफरेंशिएट करने पर जीरो मिलेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर जीरो नहीं मिलेगा। m बराबर 3 रखोगे तो m एक बार पे भी जीरो मिलेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर भी जीरो मिलेगा, 3 बार करने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये आपको पता चलेगा कि भाई जैसे 1 2 के लिए है वैसे इन जनरल m के लिए भी ट्रू है, किसी भी m के लिए ट्रू है। आई बात समझ में? तो चलो, तो कल हम लोग इसे फिर से कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना, कल इसे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग थोड़ा सा बुक्स ले लो, कैलकुलेटर ले लो और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं इसको, इस यूनिट को लेकर। ठीक है बच्चों, ओके, फिर कल मिलते हैं।